हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल ही आरबीआई ने लॉकडाउन के पीरियड में एक महीने में दूसरी बार अपनी पॉलिसी का अनाउंसमेंट करी है। तो उस पॉलिसी अनाउंसमेंट्स का रेलेवेंस क्या है हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन को लेके, और क्या क्या वो पॉलिसी अनाउंसमेंट्स है, हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यूजुअली क्या होता है कि बाई मंथली पॉलिसी आरबीआई लेके आती है। बाई मंथली पॉलिसी आफ्टर ड्यू कंसल्टेशन विद एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2 महीने के इंटरवल में आती है। क्योंकि लेकिन ये जब से लॉकडाउन हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन टाइम में हम लोग देखते हैं कि इमीडिएटली आफ्टर 3 वीक्स, 3 हफ्ते में ये दूसरी बार आरबीआई अपनी अनाउंसमेंट कर रही है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लेने की किसी न किसी तरीके से आरबीआई कोशिश कर रही है, ताकि ये जो लॉकडाउन चल रहा है और उसका जो इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमिक सिस्टम पे पड़ेगा, उसके अगेंस्ट एक अच्छा कशन तैयार हो जाए, एक अच्छा शॉक अब्जॉर्बर तैयार हो जाए जो शॉक को अब्जॉर्ब कर सके। किसी तरीके से कोशिश ये है कि लॉकडाउन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ऐसा ना हो कि इकोनॉमी पूरी तरीके से स्लो डाउन चले जाए, या फिर कुछ लोग तो कह रहे हैं 0% ग्रोथ होगी इस बार जीडीपी की। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आरबीआई कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तो हम लोग देखते हैं आरबीआई ने कल क्या ऐसी अनाउंसमेंट करी है। ये अनाउंसमेंट, सबसे पहली बात तो मारियो ड्रागी जैसी एक अनाउंसमेंट करी है। मारियो ड्रागी यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट थे, और 2012 में वहां पे एक बहुत तगड़ा रिसेशन आया था, जिसकी वजह से यूरो बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था। तो मारियो ड्रागी ने अनाउंस करा था कि दे आर विलिंग टू डू वॉट एवर इट टेक्स टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ यूरो। ग्रीस का इशू चल रहा था और बहुत सारे इशू थे, उसकी वजह से यूरोपियन सेंट्रल बैंक में को बहुत ज्यादा नए नए इनिशिएटिव लेके आने पड़े थे, ताकि यूरो की जो डिटेरिएटिंग पोजीशन है उसको किसी न किसी तरीके से रिस्टोर करा जा सके। कुछ ऐसी एफर्ट्स हम लोग देख सकते हैं आरबीआई की तरफ से भी। आरबीआई पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि जो भी चाहिए, जो भी कर सकती है वो करने की पूरी तरीके से आरबीआई कोशिश कर रही है, ताकि किसी भी तरीके से ये जो स्लो डाउन है वो बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी में ट्रांसलेट ना होने पाए। तो इसी लाइन में कल आरबीआई ने टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस 2.0 मतलब सेकंड टाइम अनाउंस करा है। जैसा कि हमने कहा था कि 3 हफ्ते पहले भी आरबीआई की अनाउंसमेंट हुई थी, तो उसमें भी उन्होंने टीएलटीआरओ को लॉन्च किया था। इस बार सेकंड ट्रांस लॉन्च किया है। पिछली बार 1.3 ट्रिलियन रुपीस करा था, और इस बार कुछ 1 ट्रिलियन रुपीस का एक पैकेज आरबीआई अपनी तरफ से लेके आई है। देखते हैं उसमें क्या क्या है। उससे पहले हम लोग पिछली वाली के बारे में बहुत ब्रीफ में उसके बारे में बताना चाहूंगा। जो पिछली टीएलटीआरओ ऑपरेशन की अनाउंसमेंट थी, वो मोर और लेस फोकस थी बिग कॉर्पोरेट्स पे। बिग कॉर्पोरेट्स क्यों? देखिए, अगर इकोनॉमिक सिस्टम एक जंगल है तो बिग कॉर्पोरेट्स उसकी की स्टोन स्पीशीज हैं। अब की स्टोन स्पीशीज को इस तरह समझिए, जैसे शेर है। शेर की हालत अगर सुधर रही है तो इसका मतलब ये अंदाजा लगा लिया जाता है कि जो निचले स्पीशीज हैं, हिरन हो गया या फिर दूसरी चीज होगी जिसपे शेर फीड हो रहा है, उनकी भी संख्या बढ़ रही होगी, तभी शेर की संख्या बढ़ रही है। तो अगर बिग कॉर्पोरेट्स अच्छे होते हैं तो बिग कॉर्पोरेट्स के साथ साथ पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम भी ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू करता है। कैसे? एक कोई ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनी है, जैसे सॉरी टाटा। टाटा एक ऑटोमोबाइल बना रही है। अब उसको बनाने के लिए उसको ऑटोमोबाइल कंपोनेंट चाहिए, तो मीडियम इंडस्ट्री को कांटेक्ट करेगी। तो अगर टाटा अच्छा करेगी तो मीडियम इंडस्ट्री अच्छा करेगी। मीडियम इंडस्ट्री को जो कंपोनेंट बनाने उसके लिए टूल चाहिए। टूल के लिए वो या तो स्मॉल या तो माइक्रो इंस्टीट्यूशंस को या माइक्रो एंटरप्राइजेस को कांटेक्ट करेगी, उनको ऑर्डर देगी, डेलीगेट करेगी अपने काम को। तो आप देख सकते हैं, जैसे टाटा अच्छा कर रही है तो मीडियम और स्मॉल माइक्रो सब अपने अच्छा करते हैं। तो बिग कॉर्पोरेट्स को टारगेट करने की कोशिश थी कि किसी तरह किसी तरीके से बिग कॉर्पोरेट को इंसेंटिव दिया जाए कि वो इन्वेस्ट करे मार्केट में। उनकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्रिएट करेगी, और वो मीडियम स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइज तक ट्रिकल होगी। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या है, इस बार रीफाइनेंसिंग एजेंसीज को दिया जा रहा है मेनली। डिटेल में इसको आगे हम लोग पढ़ते हैं कि 1000 करोड़ हो गया। ये एक्चुअल में 1 ट्रिलियन है, 1 लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ दिया जाएगा आरबीआई की तरफ से 3 साल के टाइम पीरियड के लिए। अब उसको डिवीजन किस तरह होगा उसको हम देखते हैं। 1 लाख करोड़ दिया जाएगा बैंक्स को ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन।
पूरी की पूरी ऑप्शन लगाया जाएगा कि किसको कितना पैसा चाहिए, जिसको सबसे ज्यादा पैसा चाहिए होगा उसको दे दिया जाएगा। मतलब बहुत सारे बैंक आ गए, बैंक 1 2 3 4 5 6, और आरबीआई ने कहा 1 लाख करोड़ है, बताओ कौन किसको कितना चाहिए। तो एक बैंक ने कह दिया मुझे 20 चाहिए, दूसरे ने कह दिया 40 चाहिए, एक ने कह दिया 60 चाहिए। तो जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई उसको दे दिया जाएगा। अब 50,000 करोड़, यहाँ पे जो भी आपको 1 लाख करोड़ बैंक्स को मिलेगा, उसमें 50,000 करोड़ बैंक्स के ऊपर या फिर 50% बैंक्स के ऊपर ये कंडीशन है कि 50% आप इन्वेस्ट करोगे एनबीएफसी के इन्वेस्टमेंट ग्रेडेड बॉन्ड्स में। डिटेल में करेंगे, अभी हाईलाइट हेडलाइंस पढ़ते हैं हम लोग, हेडलाइंस क्या क्या है। जो रेस्ट ऑफ द 50% है उसको 25%, 15%, 10%, मतलब 50% ये हो गया है। रिमेनिंग 25% मतलब 25,000 करोड़, 15% मतलब 15,000 करोड़, और 10% 10,000 करोड़। ये पैसा नेबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक, यहाँ पर बैंक्स को इन्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर री इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि इनको रीफाइनेंस करा जा सके। साथ ही साथ कोई भी जरूरत नहीं है क्लासिफाई करने की अपने लोन्स को एज अ बैड लोन, अगर वो 90 दिन तक अपना लोन नहीं चुका रहे हैं। ऐसा पिछली बार कहा था, इस बार कहा है कि 180 डेज तक आपको ये छूट मिलती है बैंक्स को कि कोई भी क्रेडिटर जिसने लोन लिया है 180 दिन तक अगर वो अपना लोन नहीं लौटा पा रहा है तो उसको उस लोन को आप बैड लोन की तरह क्लासिफाई मत कीजिए। मतलब एक तरीके से 6 महीने का राहत दिया गया है उन लोगों को जिन लोगों ने लोन लिया था। और डिटेल में पढ़ते हैं कि पूरी एग्जैक्टली राहत नहीं है, एग्जैक्टली क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हम लोग आगे पढ़ते हैं। साथ ही साथ लिक्विडिटी कवरेज रेशो, उसको कह दिया गया कि वो 80% आप मेंटेन करके रखिए। 100% पहले मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट थी, अब कहा है कि 80% से भी काम चल जाएगा। तो ये लिक्विडिटी कवरेज रेशो क्या है वो भी हम लोग आगे पढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि रेपो और लॉन्ग टर्म रेपो में अंतर क्या होता है, ये दोनों होते क्या है। देखिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मनी मार्केट, और दूसरा है कैपिटल मार्केट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट? मनी मार्केट वो मार्केट है जहां से आप पैसा लेते हो उधार पे फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए जो भी आप क्रेडिट ले रहे हो या फाइनेंस ले रहे हो, जहां से ले रहे हो, उस मार्केट को हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट। बैंक भी देते हैं, एनबीएफसी भी देती है सारे, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। कैपिटल मार्केट ऑन द अदर हैंड ये लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए होता है। अब हाउ टू डिफाइन व्हाट इज लॉन्ग टर्म एंड व्हाट इज शॉर्ट टर्म? टाइम पीरियड जो 364 डेज या उससे लेस का है वो शॉर्ट टर्म है, मतलब विद इन 1 ईयर वो शॉर्ट टर्म कहलाया जाता है। एनीथिंग विच इज ग्रेटर देन 1 ईयर इज कंसिडर्ड एज लॉन्ग टर्म इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अब अगर सुपरफिशियल लेवल पे समझने की कोशिश करें कि रेपो रेट काम कैसे करता है, तो देखिए सुपरफिशियल लेवल पे जाऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिटेल के लिए दूसरी वीडियो है। आरबीआई इज अ बैंकर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। आरबीआई पैसा देता है बैंक्स को ताकि बैंक्स को फॉरवर्ड कर सके मार्केट में। अब ये जो पैसा आरबीआई ने बैंक्स को दिया है, इस पैसे के ऊपर बैंक्स इंटरेस्ट रेट पे करते हैं आरबीआई को। ये जो इंटरेस्ट रेट है, इसी इंटरेस्ट रेट को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। अब इसकी रिवर्स कंडीशन भी पॉसिबल है। कैसे? मान लीजिए कोई बैंक है, उसके पास पैसा पड़ा हुआ है बहुत सारा, बहुत सारा नहीं तो थोड़ा बहुत, लेकिन उसके पास कोई क्रेडिटर नहीं है जिसको वो दे सके। दुखी है बेचारा बैंक, तो बैंक क्या करता है, अपना जो पैसा है वो लोन पे दे देता है आरबीआई को। इसके बदले में अब आरबीआई बैंक्स को पैसा देगा या इंटरेस्ट रेट देगा। ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो। तो ये होते हैं हमारे रेपो ऑपरेशन। ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के साथ जो ऑपरेशन हो रहे हैं आरबीआई करता है लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए या फिर पैसा मार्केट से निकालने के लिए, इसको हम लोग रेपो ऑपरेशन बोलते हैं। जब यही रेपो ऑपरेशन आप लॉन्ग टर्म के लिए इंट्रोड्यूस करते हो, मतलब फॉर टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, तो
उस रेपो ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। अब टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या हुए? टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस ये हुए कि बैंक्स को रेपो ऑपरेशन में ना केवल पैसे दिए जा रहे हैं बल्कि टारगेट भी दिया जा रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट कहां पे अपना टारगेट करना है। फिर इसी में ये क्वेश्चन उठ जाता है, जब रेपो पहले से ही है तो लॉन्ग टर्म रेपो की जरूरत ही क्या है? वाई लॉन्ग टर्म रेपो एंड वाई नॉट रेपो? देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि रेपो ऑपरेशंस मेनली 2 मंथ के लिए, रेपो ऑपरेशंस के जो रेट है वो 2 मंथ में डिसाइड होते रहते हैं। आज मान लेते हैं आज 1 जनवरी 2020 है, आरबीआई ने कहा कि मैं इतना पैसा दे रहा हूं 100 करोड़, और ये 100 करोड़ दूंगा मैं 5% इंटरेस्ट पे। क्यों? क्योंकि मेरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मेरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये डिसाइड करा है कि मैं 100 करोड़ दूंगा तो 5% इंटरेस्ट पे दूंगा। अब मॉनेटरी बैंक्स ने ले लिया वो 100 करोड़, और बैंक्स ने प्लान कर लिया कि चलो ठीक है, मैं इन 100 करोड़ से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता हूँ, नए नए क्रेडिटर बनाता हूँ, उनको किसी ना किसी तरीके से पैसा देता हूँ। और बैंक्स ने तो क्या पता कोई शेख चिल्ली बैंक को उसने 10 साल सोच लिया होगा कि इसको मैं पैसा दूंगा, फिर ये मुझे देगा, फिर मैं उसको और दूंगा। ऐसे बेसिस करके बैंक्स ने अपना ऑपरेशन प्लान कर दिया। अब 1 मार्च 2020 को बैंक आरबीआई दोबारा आएगा। क्यों? क्योंकि हर 2 महीने में आरबीआई आता रहता है, उसको बाई मंथली पॉलिसी बोलते हैं। इस बार एमपीसी ने कह दिया कि देखो, जो 100 करोड़ मैं इस बार फिर दे रहा हूं, और 100 करोड़ का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 6% होगा। तो बैंक्स को अपनी स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से फिर से चेंज करनी पड़ेगी। मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहती है। हालांकि होता यह है कि आरबीआई अनाउंस कर देता है कि मेरा स्टांस क्या रहने वाला है, अकोमोडेटिव रहेगा या कैलिब्रेटिव टाइटनिंग का रहेगा या न्यूट्रल का रहेगा। अकोमोडेटिव होता है कि मैं लगातार अब पैसे का जो इंटरेस्ट रेट है वो कमी करता रहूंगा, तो बैंक्स को इससे अंदाजा रहता है कि मुझे मार्केट में आगे फ्यूचर में कैसे एक्शंस लेने हैं। लेकिन फिर भी अनसर्टेनिटी तो बनी रहती है कि हर 2 महीने बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग बैंक्स को करने में इसमें हेल्प ज्यादा नहीं मिलती है। लेकिन जब लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन आते हैं, तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में होता यह है कि बैंक ज्यादा एडिकेटली प्रिपेयर रहते हैं कि उन्हें 1 साल 2 साल 3 साल में अपने फाइनेंशियल ऑपरेशन को कैसे प्रिपेयर करना है। तो स्टेबिलिटी मार्केट में बनी रहती है। जब मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहती है तो इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से स्टेबल रहता है। इन्वेस्टर्स को भी गारंटी रहती है कि आगे चल के मार्केट का ट्रेंड क्या रहने वाला है। तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन सिंस दिसंबर 2019 आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट की शुरुआत करी थी। ये क्या है हम लोग कभी और करेंगे, लेकिन जब से ऑपरेशन ट्विस्ट करा है आरबीआई ने अनाउंस, तब से ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंस आरबीआई ने लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन पे दिखानी शुरू करी है। आगे इसमें हम लोग देखते हैं कि आगे कौन कौन सी नई डेवलप, एक एक करके फिर सारे जो टारगेट्स दिए गए हैं आरबीआई की तरफ से बैंक्स को, उसको हम लोग समझते हैं। जैसा कि अभी बताया कि आउट ऑफ 1 लाख करोड़ 50,000 करोड़ आप एनबीएफसी को देंगे। एनबीएफसी को समझने की कोशिश करते हैं, एनबीएफसी क्या होते हैं। देखिए, ये बैंक है लोन वाला, मान लेते हैं लोन वाला बैंक है ये कोई। अब इसके पास कोई डिपॉजिटर आएगा, डिपॉजिटर इसको पैसे देगा, इसके बदले में डिपॉजिटर्स को ये इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। इसी तरीके से कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या क्रेडिटर आएगा, वो कहेगा कि मुझे भी पैसे चाहिए, मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है। तो लोन वाला बैंक क्या करेगा, इसको भी पैसे देगा और इसको इससे इंटरेस्ट रेट लेगा। तो मान लेते हैं इसका इंटरेस्ट रेट है I1। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि I1 शैल बी ग्रेटर देन I, और ये जो मार्जिन है I1 और I का, यही बैंक्स का प्रॉफिट है। बैंक्स इसी हिसाब से काम करते हैं। एनबीएफसी अब क्या करते हैं, एनबीएफसी लगभग लगभग सेम है। ये पैसे ले लो, एनबीएफसी है कोई, मान लेते हैं पैसे ले लो एनबीएफसी। ये क्या करेगा, ये भी क्रेडिटर को पैसे देगा और ये भी क्रेडिटर से इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। लेकिन डिपॉजिटर्स इसके पास अपना पैसा नहीं जमा करा सकते हैं। तो फिर एनबीएफसी काम कैसे करता है, ये हम लोग अभी थोड़ी देर में समझने की कोशिश करेंगे। मोटे तौर पे इसको ये समझिए कि डिपॉजिट नहीं लेगा, पैसा जहां से अरेंज करना चाहता है वहां से अरेंज करे, लेकिन आप पैसा दे सकते हो क्रेडिट में मार्केट में, और उस पर इंटरेस्ट रेट आप इशू कर सकते हो। तो आरबीआई ने इसमें क्या कहा है कि जब 50,000 करोड़
बैंक्स के पास आएंगे आउट ऑफ 1 लाख करोड़, तो 50,000 करोड़ उन पैसों का बैंक क्या करेगा, वो एनबीएफसी को दे देगा। कैसे देगा? एनबीएफसी को एक बॉन्ड इशू करना पड़ेगा। एनबीएफसी एक बॉन्ड इशू करेंगे, ये है बॉन्ड, एक पेपर है, इस पेपर पे लिखा हुआ है कितना पेपर, इतना पैसा मुझे चाहिए, इस पैसे में मैं इतना इंटरेस्ट रेट दूंगा, मैच्योरिटी इतने टाइम पीरियड की है, ये सारा कुछ मेंशन होता है। मान लेते हैं इस बॉन्ड की कीमत है 1 करोड़, तो मतलब ये एक बॉन्ड है 1 करोड़ में, आप मुझे दे दीजिए, इस पे जो भी इंटरेस्ट रेट बनता है उस इंटरेस्ट रेट में आपको महीने के हिसाब से देता रहूंगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेट टाइम पीरियड ये बॉन्ड आप मेरे पास ले आना और इसके बदले में मैं आपको जो प्रिंसिपल पेमेंट है 1 करोड़ आपको दे दूंगा। तो बैंक्स को वो 50,000 करोड़ से वो बॉन्ड्स खरीदने हैं जो एनबीएफसी इशू करेगा। तो क्या कोई भी राह चलता एनबीएफसी अपना बॉन्ड इशू कर दे और कह देगा बैंक्स को कि मेरे पास से पैसा ले लो? वही पुरानी अपनी कंपनी में जाते हैं, एक नई हमने अभी अभी एनबीएफसी खोली थी, पैसे ले लो एनबीएफसी। तो मान लो एक कोई रेप्यूटेड एनबीएफसी है, ये कह रहा है कि 1 करोड़ का बॉन्ड है, इंटरेस्ट रेट में 5% का दूंगा आपको और टाइम है 2 इयर्स का। मैंने अभी अभी एक एनबीएफसी खोल ली, पैसे ले लो एनबीएफसी, मैंने भी बॉन्ड इशू कर दिया। ये बॉन्ड कितने का है? ये 10 करोड़ का बॉन्ड है और इंटरेस्ट रेट में कितना दे रहा हूँ? इंटरेस्ट रेट में कह रहा हूँ कि इस पे मैं 10% इंटरेस्ट रेट दूंगा और 1.5 ईयर्स के बाद ले लेना। तो कितना अट्रैक्टिव बॉन्ड है ये कि इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा दे रहा हूँ, पैसे भी जल्दी लौटा दे रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे? बैंक इसके पास भी जा सकते हैं। तो ठीक है, बैंक ने मेरा सारा एनबीएफसी का जो भी मैंने बॉन्ड इशू करे थे वो सारे बॉन्ड्स बैंक ने खरीद लिए और मैंने क्या करा, अपनी एनबीएफसी को ताला लगाया, शटर डाउन करा और मैं भाग गया लंदन। ऐसा नहीं है कि हर कोई एनबीएफसी अपने बॉन्ड इशू कर देगा और उन हर बॉन्ड पे बैंक्स को अलाउड है कि वो पैसा लगा सकते हैं और उन बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। केवल इन्वेस्टमेंट ग्रेडेड बॉन्ड्स के ऊपर बैंक्स को ये इन्वेस्टमेंट करना है जिनको इन्वेस्टमेंट ग्रेडेड बॉन्ड्स सर्टिफाई किया गया है। अब ये कौन सी भला है, ये होते क्या है? इन्वेस्टमेंट ग्रेडेड बॉन्ड्स क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट ग्रेडेड बॉन्ड्स क्या होते हैं? बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भारत में काम करती हैं। उनका काम क्या होता है? सर्टिफाई करना अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को, या फिर उनके द्वारा जो इशू करे गए बॉन्ड पेपर्स हैं उनकी क्वालिटी को, कि ये किस क्वालिटी के हैं। तो वो अलग अलग तरीके की रेटिंग होती है, ट्रिपल ए बी, ए बी प्लस। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेडेड बॉन्ड्स वो होते हैं जो ए या फिर ए बी लेवल में सर्टिफाई किए गए हैं, या फिर ये मोटी मोटी भाषा में बोले सिक्योर्ड हैं और वेरीफाइड हैं किसी अच्छी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा। तो केवल उन बॉन्ड्स के ऊपर बैंक्स को पैसा लगाना है। दूसरी कंडीशन क्या है? ये जो बॉन्ड इशू किए जाएंगे एनबीएफसी द्वारा, जिसके ऊपर बैंक्स पैसा लगा के उनको खरीदेगी और एनबीएफसी को पैसा पहुंचाएगी, वो नॉन कन्वर्टेबल होने चाहिए। अब नॉन कन्वर्टेबल का मतलब क्या हुआ? देखिए, इसको फिर से हम लोग एक एग्जांपल से लेते हैं। एक आदमी है राम, दूसरा आदमी है श्याम। राम और श्याम को लगा कि चलो कुछ अच्छा करते हैं काम हम लोग, आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस में मास्क की बहुत ज्यादा डिमांड रखी है, तो कंपनी खोलते हैं। तो 40 करोड़ राम ने लगाए, 40 करोड़ श्याम ने लगाए, दोनों ने एक 80 करोड़ की कंपनी खरीद ली, खरीद के लिए बना दी। और इनका काम क्या था? मास्क बनाने की। तो आरएस मास्क बना रहे, राम श्याम मास्क। अब इनको ये होता क्या है कि कोरोना वायरस में मास्क की क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ी हुई है, इनको पता लगता है कि यार 80 करोड़ में तो काम नहीं चलेगा, डिमांड ही इतनी ज्यादा है, तो पैसे और चाहिए। तो पैसे और कितने चाहिए? मुझे 50 करोड़ और चाहिए। तो आरएस मास्क वाले क्या देंगे? राम श्याम दोनों जाते हैं एनबीएफसी के पास, पैसे ले लो एनबीएफसी के पास। पैसे ले लो एनबीएफसी से, कहते हैं कि ये देखो मेरे पास भी बॉन्ड है, इसे बोलते हैं डेप्ट बॉन्ड। इस डेप्ट बॉन्ड में मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे 50 करोड़ दे दो, इतने टाइम के बाद, इतने टाइम तक इंटरेस्ट इतना देता रहूंगा और इतने टाइम के बाद मैं आपको पूरा का पूरा अपना 50 करोड़ आपका जो है वो लौटा दूंगा। एनबीएफसी ने पैसे ले लो, एनबीएफसी खुश है क्योंकि अभी अभी उसको पैसे मिले हैं, बैंक ने उसको दिए हैं, क्योंकि आरबीआई ने बैंक को कहा था कि एनबीएफसी को पैसे देने हैं। तो पैसे ले लो, एनबीएफसी ने भी दे दिया, कहा ले जा ले जा ले जा, और उसको भी पता है कि मार्केट में डिमांड अच्छी है मास्क की, तो मिल ही जाएंगे किसी ना किसी तरीके से पैसे। तो 50 करोड़
दे दिए, पैसे ले लो एनबीएफसी ने कंपनी को, और उसके बदले में 50 करोड़ के बॉन्ड्स खरीद लिए। अब होता क्या है, कुछ टाइम के बाद 1-2 महीने बीते, कोरोना वायरस खत्म हो गया, उसकी वैक्सीन भी बन गई है, दवाई भी बन गई, लॉकडाउन भी खत्म हो गया, मास्क की वैल्यू इसी वजह से कम हो गई और मास्क बिक नहीं रहा है। इस टाइम पीरियड में ये जो आरएस मास्क वाली कंपनी थी, किसी तरीके से उसमें 30 करोड़ तो लौटा दिए। अब 20 करोड़ के लिए आनाकानी कर रहे हैं कि नहीं नहीं 20 करोड़ मुझसे हो नहीं रहे हैं, है नहीं मेरे पास, डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो पैसे ले लो। एनबीएफसी क्या कहता है कि चल ठीक है, तेरी जो 80 करोड़ की कंपनी थी ना, उसका ऐसे करते हैं कि 80 करोड़ तेरे जो तुम दोनों ने लगाए थे, और जो 20 करोड़ मेरे बचे हुए हैं उसको भी उसी में एडजस्ट कर ले और कंपनी को 100 करोड़ की कर दे। अब कंपनी 100 करोड़ की हो गई और उसमें 40% शेयर जो हो गए, या 40% की पार्टनरशिप राम की हो गई, 40% की पार्टनरशिप श्याम की हो गई, और 20% पैसे ले लो एनबीएफसी ने अपने पास कर लिया। तो इसको बोलते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ये बॉन्ड्स, ऐसे बॉन्ड्स जिनको आप फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हो फ्रॉम डेप्ट टू इक्विटी। यहां पे क्या करा है, इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। वो उधार था जिसको मैंने पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया। तो दीज आर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। लेकिन आरबीआई ने कहा है कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पे पैसा नहीं लगाना है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में पैसा लगाना है। मतलब केवल उन्हीं बॉन्ड्स पे पैसा लगाना है जो बॉन्ड्स केवल और केवल डेप्ट के लिए हैं, फ्यूचर में कभी भी उनको कन्वर्ट करके इक्विटी में नहीं करा जा सकता है। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के ऊपर ये पैसा लगाने के लिए आरबीआई ने बैंक्स को कहा है। और उसमें भी जो आप 50,000 करोड़ लगाओगे, उसमें भी 50% जो है स्मॉल साइज या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पैसा लगाना है आपको। केवल बड़े बड़े एनबीएफसी नहीं, छोटे एनबीएफसी को भी टारगेट करना है। अब एनबीएफसी का महत्व क्या है और क्यों उनका स्ट्रांग होना जरूरी है इकोनॉमिक सिस्टम में, वो हम लोग दूसरी वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों आरबीआई इतना स्ट्रेस देने की कोशिश कर रहा है कि एनबीएफसी को किसी ना किसी तरीके से स्ट्रेंथन करा जाए या स्ट्रांग करा जाए। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे एनबीएफसी को पैसा देने के बाद कि आप 50% पैसा एनबीएफसी को देंगे, उस 50% में भी, उस 50% का भी 50% आप या तो मीडियम साइज एनबीएफसी को देंगे या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को देंगे। उसके बाद जो आपके पास बच जाता है, मतलब 50,000 करोड़ जो बच गया आपके पास, उन 50,000 करोड़ को आप इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किनमें? नाबार्ड में, सिडबी में और एनएचबी में। नाबार्ड क्या है? हमारे देश में सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन है, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लोग ऑक्यूपाइड हो रखे हैं। अब एग्रीकल्चर कोई सस्ता काम तो है नहीं, उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा चाहिए। उन सब के लिए आपको बैंक के पास जाना पड़ता है। अक्सर किसानों को बैंक के पास जाना होता है। अभी शहर में बैंक जाएं, इससे अच्छा सरकार ने सोचा था कि इनके लिए रूरल बैंक शुरू कर देते हैं कि ज्यादा दूर ना जाना पड़े, तो आप रूरल बैंक से आके पैसा ले लीजिए। अब जैसे कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए, उनको पैसा देने के लिए आरबीआई है, इसी तरीके से रूरल बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए और उनको पैसा देने के लिए उनका माई बाप नाबार्ड है। नाबार्ड उनको किसी ना किसी तरीके से पैसा पहुंचाता रहता है। तो जो भी आपके पास पैसा आएगा 50,000 करोड़ इस एलटीआरओ ऑपरेशन में जो आरबीआई ने कहा है, उस 50,000 करोड़ में से आपको 25,000 करोड़ नेबार्ड को देने हैं। ऑफ कोर्स उसके ऊपर नेबार्ड इंटरेस्ट देगा बैंक्स को, लेकिन जब 25,000 नेबार्ड के पास आएंगे तो उन 25,000 के ऊपर नेबार्ड को इंटरेस्ट देना है। तो ऐसा तो है नहीं वो अपने घर में रखेगा कि उसको सुकून मिल रहा है 25,000 करोड़ से, वो रूरल बैंक्स को ट्रांसफर करेगा। अब रूरल बैंक्स को ट्रांसफर होंगे तो रूरल बैंक्स क्या सोचेंगे, किसानों को ही दे सकते हैं वो, या फिर किसान को नहीं देंगे तो कोई ऐसा कॉटेज इंडस्ट्री या विलेज खादी इंडस्ट्री को देंगे जो गांव में चल रही है। अब वो लोग पैसा तब लेंगे जब इंटरेस्ट रेट कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, उनको भी अपनी देखनी पड़ेगी कि रिटर्नेबल है कि नहीं है, अपनी इनकम को भी कंसिडर करते हैं। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी कम होंगे, और क्योंकि रेपो रेट ऑलरेडी वैसे ही कम है और पैसा क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो इंटरेस्ट रेट ऑब्वियस सी बात है कम तो होनी है। तो 25,000 जब नेबार्ड के पास आएंगे, नेबार्ड उन रीजनल रूरल बैंक को देगा और रूरल बैंक फिर किसान को देगा। इसी तरीके से सिडबी को देना है। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
बोर्ड ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, अगेन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन एजेंसी है। इसमें फिर से आप जब पैसा दोगे 15,000 करोड़ आप जब इसको दोगे तो सिडबी फाइनेंस करता या तो छोटी इंडस्ट्रीज को या फिर उन इंस्टीट्यूशंस को जो छोटी इंडस्ट्रीज को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, सिडबी के थ्रू छोटी इंडस्ट्रीज को क्रेडिट पहुंचे उस पर आप टारगेट कर रहे हो। और फिर तीसरा आप जो ट्रेंच देना है वो है 10,000 करोड़, वो देना है नेशनल हाउसिंग बैंक को। जितने भी हाउसिंग लोन देने वाली या तो एनबीएफसी हैं या तो बैंक्स हैं, उनको रेगुलेट करने का काम नेशनल हाउसिंग बैंक करता है। नेशनल हाउसिंग बैंक इज सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आरबीआई की सब्सिडरी है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ओन नहीं करती है। वो अलग बात है, आरबीआई को फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है, लेकिन एनएचबी डायरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है, आरबीआई कंट्रोल में है। एनएचबी क्या करती है, 10,000 करोड़ जो उसके पास आए हैं वो उन लोगों को देगी जो आगे लोगों को लोन देते हैं, जो घर बनाना चाहते हैं या फिर घर को रिकंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं। कुल मिला के इससे फोकस गवर्नमेंट का ये दिख रहा है या आरबीआई का ये दिख रहा है, जो रियल एस्टेट सेक्टर है जो स्लो पड़ता जा रहा है उसको किसी ना किसी तरीके से मैं रिवाइव करूं, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंचे, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे पहुंचे और वो पैसा वो लगा सके। कहां पे वो पैसा वो लगा सके, किसी तरीके से घर खरीदने में। अब आगे चलते हैं, यहां पे हम एलसीआर को कम कर दिया गया है और 180 डे मोरेटोरियम को बढ़ा दिया गया है। वो क्या है देखिए, पहले एलसीआर को देखते हैं क्या होता है। इसे बोलते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशो। अब लिक्विडिटी कवरेज रेशो होती क्या है, एज्यूम करिए अपने घर को, आपके घर में 2-3 महीने से क्या आ रहा है, कितना राशन आता है, कितना बिजली का बिल देना है आपको या फिर कितना किराया देना है, वो उसका आपको अंदाजा लगा रहता है। तो आपको पता होता है कि अगले महीने मेरा मोटा मोटा खर्चा इतना आने वाला है कि 20 से 25 हजार रुपए मेरे राशन में, बिजली के बिल में, अगर लोन लिया तो इंटरेस्ट में, इतना खर्चा तो मेरा मोटा मोटा है ही है, बच्चों की फीस होगी वगैरह वगैरह वगैरह। अब इसी तरीके से बैंक्स के साथ भी है, बैंक्स को भी पता है कि उनको कितनी लिक्विडिटी अगले 30 दिन में चाहिए। किसी को किसी से लोन लिया तो उसको देना है, कहीं बॉन्ड इश्यू करा तो उसको देना है, डिपोजिटर्स आते रहते हैं इतने तो उनको देना है। तो ये लिक्विडिटी डिमांड बैंक्स के पास रहती है। बैंक्स को ऑन द बेसिस ऑफ 3 मंथ टू 4 मंथ परफॉर्मेंस डिसाइड करना होता है कि नेक्स्ट 30 डेज के लिए लिक्विडिटी डिमांड कितनी होगी। जितनी भी लिक्विडिटी डिमांड होगी 30 दिन पहले आपके पास वो पूरा का पूरा पैसा अवेलेबल होना चाहिए। मतलब किसी तरीके से बैंक को ये आकाशवाणी हो गई, आकाशवाणी में आके भगवान ने बता दिया कि देखो ऐसा ऐसा है कि आपको 30 दिन बाद ऐसा कहेंगे कि 100 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, 30 दिन के अंदर अंदर आपको 100 करोड़ खर्च करने हैं या फिर खर्च हो जाएंगे, क्योंकि जो आपके पास लिक्विडिटी डिमांड है वो इतनी है, उधार किराया सब कुछ लगा के। तो बैंक्स को 30 दिन पहले अपने पास वो 100 करोड़ रुपीस अपने पास रखने हैं 30 डे बिफोर। इसको बोलते हैं कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो है वो 100% है। अब आरबीआई ने बैंक्स को ये कहा है कि नो नीड टू मेंटेन 100% ऑफ लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, आप 80% भी मेंटेन कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है, बैंक्स के पास लिक्विडिटी डिमांड तो है लेकिन अभी बैंक्स के पास पैसा आ नहीं रहा है, तो आप बैंक्स से ये कह देते हैं कि आप नहीं, जो पैसा आपके पास आ भी रहा है उसको भी आप रिजर्व करके रखिए, उसको खर्च नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कि इसको आपको लिक्विडिटी मेंटेन करके रखनी है, ना कि आप इससे बिजनेस कर सकते हो। तो बैंक्स कंस्ट्रेन हो जाएंगे। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो उनके लिए ईज करा गया कि 20% जो भी आपको लिक्विडिटी कवरेज रेशियो मेंटेन करके रखना था, अब आप उस 20% को आप यूज कर सकते हो एसेट बनाने में। साथ ही साथ डिविडेंड पे करने की कोई जरूरत नहीं है। डिविडेंड का मतलब क्या होगा, देखिए ये बैंक है, बैंक ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट कमाता है, अगर कमाता है तो, या जिस दिन कमाता है, तो जिस दिन कमाता है वो अपने मालिकों को या फिर शेयर होल्डर्स को, जो कि एक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, A1 A2 इतने सारे मालिक हैं, उनको उनके शेयर पे पैसा लौटाता है। मतलब मान लेते हैं 4 शेयर होल्डर्स हैं और 100 करोड़ का प्रॉफिट आया, 100 करोड़ का प्रॉफिट आया, चारों बराबर के शेयर होल्डर है, तो इसका भी 25% शेयर, इसका भी 25% शेयर, इसका भी 25% शेयर और इसका भी 25। तो 100 करोड़ को 4 हिस्से में बांट देंगे कि दे भाई 25 करोड़ तेरे, 25 तेरे, तुम लोग अपना प्रॉफिट लो और घर जाओ। तो ये जो पैसा मैंने उनके शेयर पे उनको वापस लौटाया है प्रॉफिट में से, उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। तो बैंक्स को कह दिया गया कि डिविडेंड पे करने की अभी अपने शेयर होल्डर्स को कोई ज्यादा खास जरूरत नहीं है, अभी प्रॉफिट मेकिंग का आपके पास टाइम नहीं है। दूसरी बात,
बैड लोन आप उन लोन्स को क्लासिफाई मत कीजिए जो 180 डेज तक पैसा नहीं दे पा रहे हैं। रिक्वायर्ड कि जितना भी 10% उनकी ईएमआई है उसका 10% वो दे रहे हैं। मान लेते हैं किसी पर्सन ने लोन लिया और उसको कह दिया गया कि आप हर महीने आप 6,000 रुपए देंगे, ये आपकी ईएमआई है, इसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों एडजस्टेड है। तो लॉकडाउन चल रहा है, ऑब्वियसली बात है वो कमा नहीं पा रहा, तो कमा नहीं पा रहा तो लोन कैसे देगा, तो वो बैड लोन में क्लासीफाई हो जाएगा। अब बैड लोन में क्लासीफाई हो जाएगा तो आगे उसके क्रेडिट खराब हो जाएगा, बैंक के ऊपर भी एक प्रेशर पड़ जाएगा कि किसी तरीके से इसको रिजॉल्व करो, फिर रेजोल्यूशन प्रोसेस इसके अंदर चलना शुरू हो जाता है। तो बैंक्स को ये कहा गया है, पहले 90 डेज का टाइम दिया गया था कि तीन तीन महीने का टाइम है कि 3 महीने तक सब कुछ माफ है। अभी क्या कहा गया है कि 10% अगर अपने ईएमआई का दे रहे हैं, इसका 10% कितना हुआ 600 रुपीज, तो 600 रुपीज अगर दे रहे हैं अपनी ईएमआई का, तब तक आप उनको माफ करो, उनको ये मत करो कि उनको ज्यादा कंपेल मत करो। एज लॉन्ग एज दे आर गिविंग 10% ऑफ व्हाट दे आर रिक्वायर्ड टू, डू नॉट क्लासीफाई देम इनटू अ बैड लोन। तो ये एक अगला स्टेप जो आरबीआई ने बैंक्स के लिए मैंडेट करा है। आगे इसमें एक चीज और है, वो है कि रिवर्स रेपो रेट में, एक बार इसको सारे रेज कर देता हूं, रिवर्स रेपो रेट को भी कम कर दिया गया है। अब रिवर्स रेपो रेट को कम करने का क्या मतलब हुआ, देखिए मैंने सबसे पहले आपको यह बताया था कि जब बैंक्स के पास आइडल पैसा होता है तो अपना पैसा बैंक्स आरबीआई को दे देते हैं इन फॉर्म ऑफ लोन, और आरबीआई उसके ऊपर उनको रिटर्न देती है, इंटरेस्ट देती है। उस इंटरेस्ट को बोलते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट। अब मान लेते हैं बैंक के पास 1 लाख करोड़ आ गए और किसी तरीके से बैंक्स ने इतना सक्सेसफुल हुए कि 80,000 करोड़ खर्च करने में कामयाब हो गए। 80,000 करोड़ के लिए वो इन्वेस्टर उन्होंने ढूंढ लिया, जो आरबीआई चाहता है कि जैसे जैसे लोगों के पास पैसा जाएगा, और इस केस में फाइनेंशियल रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के पास जा रहा है, तो जब रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के पास पैसा जाएगा तो फाइनेंस करेंगे इंडस्ट्रीज को, एंटरप्रेन्योर्स को, किसानों को, या फिर कंज्यूमर्स को थ्रू स्मॉल एनबीएफसी और माइक्रो एनबीएफसी से। तो इन्वेस्टमेंट मार्केट में और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। लेकिन बैंक्स केपेबल हैं कि किसी न किसी तरीके से वो 80,000 करोड़ ही मार्केट में पहुंचा पाए, रिमेनिंग 20,000 करोड़ वो मार्केट में नहीं पहुंचा पाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बैंक क्या करेंगे, आरबीआई का पैसा आरबीआई को लौटा देंगे और उसके ऊपर आरबीआई से इंटरेस्ट रेट लेने लग जाएंगे। तो इसका एक स्पेकुलेशन था या डर था कि बैंक्स कभी कभार लेजी हो जाते हैं, एक्टिवली काम नहीं करते हैं, उनको लगता है कोई बात नहीं, जितना जाता है उतना दे देते हैं, जो बचेगा मैं आरबीआई को दे दूंगा और आरबीआई से रिवर्स रेपो रेट में पैसे ले लूंगा। तो आरबीआई ने क्या करा, रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया है। अब रिवर्स रेपो रेट इज 3.75% नाउ। तो किसी भी कीमत पे बैंक्स अपना खर्चा नहीं निकाल पाएंगे रिवर्स रेपो रेट के थ्रू। तो एक तरीके से उनको एनकरेज करा जा रहा है कि बैंक्स ऐसा ना करें कि रिवर्स रेपो रेट से ही अपना सारा अपने आप को फाइनेंस करें, बेटर थोड़ा एग्रेसिव हो जाए और एग्रेसिवली पैसों को इन्वेस्ट करना शुरू करें मार्केट में। इस पूरे के पूरे प्रोसेस से आरबीआई ने ये डायरेक्ट करने की कोशिश करी है कि आरबीआई चाहता है कि एग्रेसिवली मार्केट में पैसा फैले, या फिर जिसे कहते हैं एनिमल स्पिरिट्स को किसी ना किसी तरीके से रिवाइव किया जाए। एनिमल स्पिरिट्स रिवाइव करने से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से फिर जीडीपी वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली होने लग जाती है। और किसी ना किसी तरीके से ये ना केवल क्वेश्चन भी क्रिएट कर रहा है, प्लस एक लॉन्ग टर्म के लिए एक स्ट्रेटेजी बैंक्स के लिए डायरेक्ट कर रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप कैसे काम कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी कल आरबीआई ने अनाउंस करी है। इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं या फिर इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला तो यही है, क्या आरबीआई गवर्नर ने एमपीसी को बाईपास कर दिया। देखिए सर, इसको सेफली हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ये सही है, क्योंकि हर 2 महीने में एमपीसी अपनी पॉलिसी को अनाउंस करता है। एमपीसी एक 6 मेंबर्स का ग्रुप है जिनके साथ बैठ के आरबीआई के गवर्नर डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट कितना होगा। मेनली वो इन्फ्लेशन को और डिमांड को, इन्फ्लेशन को इंटरेस्ट रेट के साथ कंपेयर करके देखने की रेपो रेट कितना मार्केट में होना चाहिए। आरबीआई गवर्नर ने एमपीसी से यहां से ऑब्वियसली बातें कंसल्ट नहीं किया है, 2 महीने के बाद ये पॉलिसी नहीं आई है, और इससे पता चलता है कि गवर्नर एमपीसी को बाईपास कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स तो लेने ही पड़ते हैं। तो एक तरीके से ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर लिया गया है आरबीआई के गवर्नर की तरफ से। तो टेक अवे देख लेते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या करा है यहाँ से। सबसे पहले हम लोगों ने देखा एलटीआरओ क्या होता है,
साथ ही साथ हम लोगों ने थोड़ा बहुत डेट बॉन्ड्स के बारे में देखा कि डेट बॉन्ड्स किस तरह काम करते हैं, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, एनबीएफसीज किस तरह काम करते हैं, और नेक्स्ट टाइम हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एनबीएफसी हमारे मार्केट स्ट्रक्चर में, कि एनबीएफसी क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा आरबीआई ने एनबीएफसी को ना केवल अलॉट करा है, एग्रेसिवली अलॉट करने के लिए कहा गया और बहुत ज्यादा फाइनेंस करने की कोशिश करी जा रही है, बावजूद इसके कि एनबीएफसी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले एक साल में हम देखें बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, कुछ क्राइसिस आए हैं, खास करके जब आईएलएफएस की अगर हम लोग बात करें तो इसके बावजूद भी एनबीएफसी हमारे इकोनॉमी में सेंट्रल स्टेज को ऑक्यूपाई करता है। एनबीएफसी की इंपॉर्टेंस, इश्यूज, वर्किंग और डिटेल में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।